अभी तक हम लोगों ने दो प्रकार के क्षेत्रों के बारे में पढ़ाई की हुई है, दो प्रकार के फील्ड्स स्टडी किए हुए हैं। एक फील्ड स्टडी किया था जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र, और दूसरे प्रकार का फील्ड था जिसको हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों के रीज़न थे। ग्रेविटेशनल फील्ड बनाने वाला कौन होता था, याद है आपको? द्रव्यमान। द्रव्यमान अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड उस फील्ड में आए हुए किसी दूसरे द्रव्यमान पर फोर्स लगा देता था। दूसरा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र, जिसमें एक रुका हुआ आवेश, एक स्टेशनरी चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो ये फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई कर देता है बिना टच किए। याद करिए, हमारे पास दो प्रकार के मेनली फोर्सेस होते हैं। एक प्रकार का फोर्स वो होता है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाता है, उसके लिए एक दूसरे को टच करना पड़ता है उसको। और दूसरा फोर्स होता है जिसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर लगा भी देता है और उसको अप्लाई करने के लिए उसे टच भी नहीं करना पड़ता। तो जब फोर्स एक से दूसरे पे ट्रांसमिट होता है और टच करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इस संपर्क बल। और जब कोई बल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगा दे लेकिन उसे छुए भी ना, उसे टच भी ना करे, तो हम उसको बोलते हैं असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये जो भी मैंने अभी जिक्र किया, मैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है लेकिन टच नहीं करता, दूर से ही लगा देता है। अगर मैं इस पेन को यहाँ से छोड़ दूंगा तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी और बिना टच किए, अर्थ से कोई हाथ नहीं आएगा पेन को खींचने के लिए, बिना छुए बिना टच किए अर्थ इसको अपनी तरफ खींच सकती है। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन, दे आर अपोजिट चार्ज्ड पार्टिकल, वो एक दूसरे को बिना टच किए खींच लेंगे। तो ये इस प्रकार के फोर्सेस को हम, जिसमें टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे फोर्सेस को जैसा कि मैंने बताया क्या बोलते हैं, असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इनका हमने एक दूसरा नाम भी रखा हुआ है जिसे हम बोलते हैं फील्ड फोर्स, क्योंकि जब कांटेक्ट नहीं होता है उस वक्त किसी एक पार्टिकल को अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाना पड़ता है और वो फील्ड फोर्स लगाता है। फिर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था, एक आवेश होगा, चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। तो असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फील्ड फोर्स, ये सब एक ही चीज के नाम है और इनके लिए हमें किसी भी प्रकार के कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। हमने इसी प्रकार का एक तीसरा फोर्स भी देखा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, कि तीसरे प्रकार का फोर्स भी है। इसका मतलब तीसरे प्रकार का फील्ड भी है फिर तो, क्योंकि ये फोर्स बिना फील्ड के नहीं लगता। उस फील्ड का नाम हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। इससे पहले तक जैसा कि मैंने बताया, मैं उसको और डिटेल में आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अभी आपने देखा कि इससे पहले तक हम लोग दो तरह के फील्ड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने देखा कि एक पार्टिकल है जिसके पास द्रव्यमान है, एक दूसरा पार्टिकल है जिसके पास भी द्रव्यमान है। तो जिनके पास द्रव्यमान होता है, ये पार्टिकल अपने चारों तरफ एक फील्ड तैयार करते हैं, अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट बनाते हैं और इस इफेक्ट का नाम हमने रखा था ग्रेविटेशनल फील्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको?
गुरुत्वीय क्षेत्र। ये गुरुत्वीय क्षेत्र क्या कर सकता है? ये गुरुत्वीय क्षेत्र एक दूसरे उसी नेचर वाले पार्टिकल को, जिसके पास द्रव्यमान हो, उस पर ये फोर्स लगा सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। फोर्स कैन बी अप्लाइड। और इस फोर्स का नेचर आप सब लोग जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण फोर्स का जो नेचर होता है वो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल लगाता है, ये दूसरे पार्टिकल को खींच लेता है। लेकिन उनकी खास बात यह है कि द्रव्यमान होगा तो गुरुत्वीय क्षेत्र बनेगा, और गुरुत्वीय क्षेत्र बनेगा तो दूसरे द्रव्यमान वाले कण पर ही फोर्स लगेगा। समझ रहे हैं? द्रव्यमान वाला पार्टिकल ही द्रव्यमान वाले पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है। एक मास वाला पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा, लेकिन अगर उसके फील्ड में एक ऐसा पार्टिकल आ जाए जिसके पास द्रव्यमान ही ना हो तो फिर बल नहीं लगता। ये कहने का मतलब यूं हम बोल सकते हैं कि अपने जैसे पार्टिकल को ही ये पहचानता है और उसी पर क्या करता है? फोर्स लगाता है, जो इसी के जैसा हो, जिसके पास द्रव्यमान होगा। और इस फोर्स के लिए कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती हमको। नो कांटेक्ट, बिना टच किए दूर से ही फोर्स लगा देता है। ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? गुरुत्वीय क्षेत्र। ऐसा ही एक फील्ड हमने और पढ़ा, गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में क्लास 11th में स्टडी करते हैं आप। ऐसा ही एक फील्ड जब आप क्लास 12th में आए, आपको स्टडी करने का मौका मिला कि एक पार्टिकल हमारे पास था जिसके पास क्या चीज थी? आवेश। ये क्या करता था? ये भी अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट तैयार करता था, ये भी अपने चारों तरफ अपना एक प्रभाव बनाता था, एक इफेक्ट बनाता था। इधर की तरफ नहीं, इधर इधर चारों तरफ। मैं आपको समझाने के लिए केवल एक तरफ दिखा रहा हूं, अदरवाइज चाहे वो द्रव्यमान हो या वो चार्ज हो, चारों तरफ अपना इफेक्ट बनाता है। तो ये भी अपना इफेक्ट बनाता है। वो जो इफेक्ट बनाता था उसका नाम हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है लेसन 1 में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि जैसे ही इसी के जैसा कोई पार्टिकल दिखता है उसको, कैसा? इसके पास आवेश है, तो जैसे ही उसको कोई दूसरा आवेश दिख जाता है ना, वो दूसरे आवेश पर क्या कर देता है? बल लगा देता है, फोर्स लगा देता है। और ये वाला फोर्स, इसमें भी फोर्स कैन बी अप्लाइड, इसमें भी फोर्स अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इस फोर्स का नेचर कैसा रहता है? प्रकृति कैसी होती है इस फोर्स की? क्या ये बल सिर्फ दूसरे चार्ज पार्टिकल को खींचता है या उसको ढकेल कर दूर भी कर सकता है? तो आंसर है ये खींच भी सकता है और ढकेल भी सकता है। इस तरीके से इसके दो नेचर थे, एक अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्शन, आकर्षण प्रतिकर्षण। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन थी। क्या कॉमन थी? पहली चीज तो दोनों फील्ड बनाते हैं अपने चारों तरफ, और दोनों के लिए ही बल लगाना अगर है तो उनको टच करने की आवश्यकता नहीं रहती, दूर से ही बल लगा देते हैं बिना टच किए। तो इस तरह से हमने अभी तक ये दो प्रकार के फील्ड स्टडी कर लिए थे। आज हम जो स्टडी करने चल रहे हैं उसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने का मौका मिला। क्या बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने का मौका मिला? ये याद आ गया होगा आपको। ठीक है, इसमें एक चीज बड़ी अच्छी थी, देखिए कि इनके फोर्स लगाने का जो तरीका था ना, ये इतना गजब का था कि अगर ये, इसका नाम अगर कैप है तो ये कैप पर ही फोर्स लगा सकता है, पेन पर नहीं लगाएगा। देख रहे हैं आप? अगर ये द्रव्यमान है तो दूसरे द्रव्यमान पर ही लगाता है, और जिसके पास द्रव्यमान नहीं होता ना, बड़ी ईमानदारी से उसको बल लगाने के लिए मना कर देता है, उसको मना कर देता है कि मैं आप पर फोर्स नहीं लगाऊंगा। इफ दिस इज अ स्टेशनरी चार्ज, सो इट कैन अप्लाई द फोर्स only on the other stationary charge। अगर ये रुका हुआ आवेश है
तो एक दूसरे रुके हुए आवेश पर ही यह बल लगाता है, और जो रुका हुआ आवेश नहीं होता ना, उसको मना कर देता है कि यार जाओ, आप मेरे नेचर के नहीं हो, मैं आप पर फोर्स नहीं लगाऊंगा, बड़ी ईमानदारी से। ये इनमें सब अच्छाई थी। और सबसे जो मेन पॉइंट मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं वो ये है कि ये दोनों प्रकार के फील्ड बनते हैं, दोनों प्रकार के फोर्सेस लगते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? टच नहीं करना पड़ता यार। आपको मैं बोलूंगा कि आप अपनी बुक मुझे उठा के दे दो, आप अपना पेन मुझे उठा के दे दो, आपको टच करना ही पड़ेगा। बिना टच किए, आपके पास सालों से एक किताब है, आपकी है, आपके पैसे लगे हैं, पूरा अधिकार आपका है, पर बिना टच किए आप हमको दे नहीं सकते उसको। आप नहीं करोगे, कोई दूसरा करेगा। आप सोचो हम नहीं करेंगे, इसको भेज देंगे, तो दूसरे को टच करना पड़ेगा ना। लेकिन बिना टच किए वो बुक आपके पास से हमारे पास नहीं आ सकती, जबकि आपका पैसा लगा, आपका पूरा राइट है उस पर, लेकिन नहीं कर सकते आप ऐसा, आप फोर्स लगा ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि टच नहीं करते थे यार ये लोग, ऐसा फोर्स था। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी गई, वो जो चीज थी वो आवेश से ही रिलेटेड थी, द्रव्यमान से नहीं, चार्ज से ही रिलेटेड चीज थी, और इतनी मजेदार कि उसने सबको हैरान कर दिया। कैसे सबको हैरान कर दिया? ऐसे सबको हैरान कर दिया कि हमने एक काम किया, एक ये सर्किट बनाया, उसमें करंट फ्लो करवाई। कैसा भी सर्किट बना लो आप, यहां पर हमने एक सेल लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव किधर की तरफ डायरेक्शन होती है? बताया है मैंने आपको, दोनों में डायरेक्शन होती है, दोनों तरफ। भूल गए आप? सेल के बाहर प्लस से माइनस, और सेल के अंदर माइनस से प्लस। याद रखा करिए। देखिए ये एक दिन की कहानी नहीं है, ऐसा तो नहीं कहानी किस्सा चल रहा है, आपने सुना अगले दिन भूल गए आप। याद रखा करिए, ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है और आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। ये एक सेल हमने लगा ली, और कहीं पर भी हमने एक स्विच लगा दिया, जिससे कि हम करंट को सर्किट में ऑन ऑफ कर सकें, करंट को चला भी सकें और करंट को जब चाहें रोक भी सकें। ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, करंट इज फ्लोइंग, धारा बह रही है। ओके, अगर करंट फ्लो हो रही है तो बताइए करंट कैसे फ्लो होती है? आंसर है चार्ज चल रहे होंगे, चार्ज के चलने से करंट बनती है, तो चार्ज चल रहे होंगे। अब आप ये मुझे बताइए, ये एक धारावाही चालक है। देखिए एक नया नाम आ जाएगा अब आज से, धारावाही चालक। धारावाही चालक मतलब एक ऐसा चालक जिसमें धारा बह रही है। सिंपल, नहीं समझ में आई? एक ऐसा चालक जिसमें धारा बह रही होगी। करंट कैरिंग कंडक्टर, CCC, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जो करंट को कैरी कर रहा होगा। ये धारा बह रही है। क्या आप बता सकते हैं इसका नेट चार्ज कितना होगा? क्या इसका नेट चार्ज 0 होगा, या इसका नेट चार्ज 0 नहीं होगा, कुछ चार्ज होगा इस पे, नेट चार्ज? धारा बह रही है, धारा किससे बनती है? चार्ज पार्टिकल्स से। तो इसके पास नेट चार्जेस हैं कि नहीं है? नहीं है। इसका नेट चार्ज कैसा है? 0। आप याद कर लीजिए, जब भी किसी तार में धारा बहती है, सेल वेल लगा दी आपने, पूरा सर्किट तैयार कर दिया, उसमें करंट बहना शुरू हो गई, उसके पास नेट चार्ज 0 रहता है, कोई नेट चार्ज नहीं होता। आप नेट चार्ज का मतलब समझते हैं?
देखिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा गौर से और बताइएगा मुझे। सपोज दिस इज द कंडक्टर, समझने के लिए मैंने इतना मोटा बना दिया है, अदरवाइज कंडक्टर चालक तार बहुत पतले होते हैं। तो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर 1000 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 1000 नेगेटिव चार्जेस हैं। इसका नेट चार्ज कैसा है बताइए? इसका नेट चार्ज 0 है। टोटल चार्ज कितने हैं इसके अंदर? ये पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। टोटल चार्ज इसमें 2000 है। पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर के अंदर भारी होते हैं, ये चलते नहीं हैं। लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं, और चालक के भीतर सारे नहीं लेकिन कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। तो देखो नेट चार्ज इसका कैसा है? 0, लेकिन फिर भी इसके पास चलने के लिए चार्ज है। नहीं समझ में आया? आ रहा है भाई? नेगेटिव चार्ज के रूप में कौन होता है पदार्थ के अंदर? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हर मटेरियल में रूम टेम्परेचर पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? तो जैसे ही आप सेल लगाओगे वही इलेक्ट्रॉन तो चलना शुरू कर देंगे। तो क्या इसके अंदर बाहर से हमने कोई चार्ज डाला? नहीं, हमने तो केवल बैटरी लगा दी बस। तो ये जो 1000 है ना, ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के अंदर क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। तो नेट चार्ज कितना है? 0, लेकिन चलने के लिए चार्ज है इसके पास। इसलिए आज के बाद हमेशा एक चीज याद कर लीजिए कि जिस तार में वैद्युत धारा बहती है ना, उस तार के पास नेट चार्ज कैसा रहता है? 0। केवल उसके अंदर के जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो चल रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं बस। पर उसका नेट चार्ज कैसा होता है? 0। अब अगर इस सर्किट के अंदर नेट चार्ज 0 है तो एक बात तो क्लियर है कि अगर नेट चार्ज होता इसके पास तो ये क्या बनाता अपने चारों तरफ? वैद्युत क्षेत्र। लेकिन इसके पास नेट चार्ज नहीं है तो ये क्या नहीं बना सकता? ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता। ये तो क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता किसी हालत में। क्यों? क्योंकि इसके पास नेट चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए नेट चार्ज का होना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक चीज याद कर लें कि जिसके पास नेट चार्ज 0 होगा वो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र नहीं बना सकता। वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए कौन सा चार्ज चाहिए? टोटल चार्ज या नेट चार्ज? नेट चार्ज चाहिए। और जिस भी मेटेरियल के पास नेट चार्ज नहीं है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता। ठीक है। अब हमने क्या किया? एक आवेश को हमने देखा, चार्ज लिया। जैसे कि मैंने बोला चार्ज की ही वो प्रॉपर्टी वहां पर मुझे देखने को मिली, लेकिन एक स्पेशल प्रॉपर्टी। चार्ज जो है एक और तरह का गुण दिखाता है, एक और तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे? कि यहां करंट फ्लो हो रही थी, चार्ज मूव कर रहे थे, और एक चार्ज पार्टिकल हमने ऐसा चला दिया। हमने इस दिशा में चलाया चार्ज पार्टिकल को, लेकिन हमने क्या देखा कि जब चार्ज पार्टिकल ऐसे चलते चलते जा रहा था, कुछ दूर चला और वो मुड़ गया। ऐसे चलते चलते इधर मुड़ता है, उधर मुड़ता है। डायरेक्शन को अभी हम एग्जैक्टली बात नहीं कर रहे हैं, बस मैंने देखा यहां करंट फ्लो हो रही है। एक चार्ज पार्टिकल को हमने चलाया, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ये कैसा चार्ज है? मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज मतलब चलता हुआ आवेश, गतिमान आवेश। इसका मतलब इसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी है, इसका वेग शून्य नहीं है। जब ये चल रहा था थोड़ा सा चल पाया और चलते चलते ऐसा क्या हो गया? ये चलते चलते मुड़ गया, टर्न हो गया ये। अब अगर ये टर्न हुआ चलते चलते, तो क्लास 11th में आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, जड़त्व का नियम। क्या पढ़ा गया है? जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में हमने पढ़ा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहती है, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है
तो गति की अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। अब हमने क्या देखा, यहां पर एक आवेशित कण चल रहा था, तो अगर ये चल रहा था तो उसको चलते जाना चाहिए था, लेकिन आगे चलते चलते थोड़ी दूर चलकर ये क्या हो गया, मुड़ गया। अब मुड़ा क्यों मुड़ गया? जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टिकल चलते चलते ऐसे ही मुड़ नहीं सकता, जरूर उस पर क्या आरोपित हुआ होगा, जरूर उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। कोई चीज रुकी है तो अपने मन से चल नहीं सकती, जरूर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। कोई चीज चल रही है अपने आप से रुक भी नहीं सकती, रोकना है तो क्या चाहिए, फोर्स। कोई चीज ऐसे सीधे जा रही है तो अपने आप से मुड़ नहीं सकती, दिशा का जड़त्व तो पढ़ा है आपने, तो अपने आप से मुड़ नहीं सकती, उसके लिए भी क्या चाहिए, फोर्स। इसका मतलब है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जो कि गतिमान है, उसके पास कुछ वेग है, उसका वेग 0 नहीं है, वो चलते चलते अगर ऐसा मुड़ गया है, इसका मतलब उस पर जरूर कहीं ना कहीं बाहर से कोई फोर्स लग रहा है। हमको नहीं दिख रहा है, अलग बात, लेकिन उस पर फोर्स लग रहा है। एक्सपीरियंस फोर्स मतलब ये वाला आवेशित कण बल का अनुभव करता है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, आपने एक सर्किट बनाया हो, एक चार्ज पार्टिकल आप चलाओ, चलते चलते दिशा बदल दे, मन को आपके खटकेगा ही कि यार डायरेक्शन क्यों बदल दिया, जरूर किसी ने बल लगाया। अब हमने को दिखा भी नहीं बल किसने लगा दिया, लेकिन बल तो लगा है, इस बात का संकेत है क्योंकि ये मुड़ा हुआ है, तो फोर्स तो लगा है। किसने लगाया ये हम जान नहीं पाए, तो हम और उसके चारों तरफ देखने लगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने इस पर फोर्स लगा दिया। तो उसको और हमने उस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट करके देखे कि ऐसा हो कैसे गया। आखिरकार हम एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आए, उसको भी हमने इसके चारों तरफ इसी के आसपास यहां रख दिया। उस चार्ज पार्टिकल को हमने यहां रख दिया, चलाया नहीं इस बार, लेकिन इस चार्ज पार्टिकल को हमने चलाया नहीं। ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, स्टेशनरी चार्ज है। स्टेशनरी चार्ज मतलब स्थिर आवेश, रुका हुआ आवेश। इसको लाके हमने बस यहां खड़ा कर दिया। इसका वेग कितना है, 0। अब हम देखते हैं कि ये रुका हुआ आवेश है, ये अभी भी रुका है, 5 मिनट बाद भी यहीं रुका था, 1 घंटे बाद भी यहीं रुका था। अगर ये रुका है तो रुका ही रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से इस पर कोई बल नहीं लगा। ये भी आवेश था, पर ये आवेश कैसा था, चल रहा था। वो आवेश कैसा था, रुका हुआ था। इस पर बल लगा, उस पर बल नहीं लगा, इसका मतलब तो इस पर फोर्स नहीं लगा। डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इसने किसी भी प्रकार का बल अनुभव नहीं किया। अब ये सब चीजें तो जानते ही हैं, माइंड को खटकेंगी कि एक सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, उसके चारों तरफ कहीं पर भी अगर हम एक चलता हुआ आवेश ले जाते हैं तो वो चलते चलते मुड़ जाता है, यानी कि उस पर बल लगता है। लेकिन अगर एक आवेश को ले जाकर सिर्फ हम खड़ा कर देते हैं, वहां रख देते हैं किसी पॉइंट पर जा करके, तो उस पर कोई बल नहीं लगता, वो चलना स्टार्ट ही नहीं करता। ये सबसे पहले इसके बारे में जब देखा गया तो सबसे पहले इसके बारे में देखा था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑरस्टेड। ऑरस्टेड ने देखा था इसको। हालांकि उन्होंने इस चीज को इस फॉर्मेट में नहीं देखा था, उन्होंने इसे किसी और फॉर्मेट में देखा हुआ था, लेकिन ये हमको दिखा। और इस चार्ज पार्टिकल पर जो बल लगा उसके लिए कहीं कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट। यहां पर भी देखिए, अब सोच सकते हैं आप, कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि हो सकता है इसके पास चार्ज है, भले नेट चार्ज 0 है लेकिन टोटल चार्ज है इसके पास, तो हो सकता है विद्युत क्षेत्र लगा दिया हो इसने। लेकिन मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र केवल किसकी वजह से लगता है, नेट चार्ज की वजह से, और इसके पास नेट चार्ज कैसा है, 0, इसलिए ये क्या नहीं बना सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं लगा तो फिर
किसकी वजह से लगा? और तो किसी फील्ड को हम जानते भी नहीं है। हम तो अभी तक जितने फील्ड जानते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, उनमें से कोई फील्ड यहां पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। और तीसरे प्रकार का फील्ड हम जानते भी नहीं है अभी। इसलिए ये हमारे लिए काफी चेतावनी भरा था कि इसको कैसे बताया जाए, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि ये इस पर फोर्स कैसे लग गया। पर फोर्स लगा, ये हम सब लोगों को अब समझ में आता। ठीक है, ये जिस समय स्टडी चल रही थी, ये जिस समय देखा गया, उस वक्त एक दूसरी तरफ हम लोग दूसरी चीजों के बारे में भी पढ़ाई कर रहे थे। दूसरी चीजों के बारे में कैसे पढ़ाई की जा रही थी? एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया आइसलैंड पे क्या होता था, वहां पर एक प्रकार का पत्थर मिलता था, लोड स्टोन। और उस पत्थर की एक खास बात यह होती थी, इसको यही छोड़ दिया हमने, ये दिखा हमको, पर इसका रीजन हम समझ नहीं पाए कि क्यों हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा। आप सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के मारे हो गया होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इतना कमजोर बल होता है, इसके बीच फील्ड नहीं होता यार, यहां कैसे हो गया होगा? समझ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर बल है, इतना दुर्बल बल होता है कि जब ये नॉर्मली आपको नहीं दिखता, बड़े बड़े पिंडों के बीच दिखता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, इनके बीच दिखता है, तो यहां कैसे दिख रहा होगा? तो ग्रेविटेशनल फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा नहीं यहां पे, तो फिर कौन सा फील्ड आखिरकार इसमें वर्क कर रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने इसको यही रोक दिया भैया। जब हमें समझ में नहीं आया तो रोक दिया। अब दूसरी तरफ, एक तरफ जो हमारी स्टडी चल रही थी, जो हमारी पढ़ाई चल रही थी, उसमें दूसरे साइंटिस्ट लोग अपना पढ़ाई किया करते थे। लेकिन स्टडी कोई भी करे, आविष्कार कोई भी करे, खोज कोई भी करे, पता तो सबको चलता है। अब पता नहीं कौन कौन से वैज्ञानिकों ने खोज की, पर पढ़ तो आप भी रहे ना, तो पता सबको था कि ऐसा चल रहा है एक तरफ। तो मैग्नीशिया नामक टापू पर हमको एक लोड स्टोन मिलता था, एक पत्थर मिलता था। उस पत्थर में बड़े गुण थे यार, बड़े गुण थे। क्या गुण थे? कि पहले के समय में आज जैसे आप शूज पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं, ऐसे शूज और स्लीपर्स पहले नहीं होते थे। पहले के जमाने में लोगों के शूज और स्लीपर्स लकड़ी के बने रहते थे, लकड़ी के। और लकड़ी के शूज और स्लीपर्स बनाने के लिए उसमें लोहे की कील जड़ी रहती थी, आयरन नेल्स लगी रहती थी। अब लकड़ी का चप्पल बनाओगे तो लोहे की कील नहीं लगानी पड़ेगी आपको, तो लोहे की कील लगी रहती थी। और शेफर्ड लोग होते थे जो अपनी बकरियां चराने जाते थे, जानवर चराने जाते थे। तो वहां जब वो मैग्नीशिया नामक टापू पर पहुंचते थे जानवरों को लेकर, तो वहां जो पत्थर रहता था उसमें जब उनके पैर पड़ते थे तो उनके जूतों पर कील लगी हुआ करती थी। बाकी जगहों पर चलते थे तो आसानी से चल लेते थे, लेकिन जब उनका पैर उस पत्थर पर पड़ जाता था ना, तो अगला पैर रखने के बाद जब वो पहला वाला पैर उठाते थे ना, तो दिक्कत होती थी उनको महसूस होता था कि नीचे से कोई हमारे पैर को पकड़ लेता है, ऐसा लगता है खींच रहा है। उनके लिए ये काफी इंटरेस्ट का चीज बन गई और उन्होंने उसको खिलवाड़ में उससे बहुत सारे काम कर डाले। और फिर साइंटिस्ट लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया उस चीज में कि यार कुछ तो इसके अंदर है। और खासकर ये भी देखा कि लोहे की चीजों को खींचता है अपनी तरफ, ये सब पता लग गया। और उस वक्त जो जानकारी हमको मिली, वहां से हमको ये जानकारी मिल पाई कि एक ऐसा पत्थर है जिसमें, और उसका नाम जानते क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया मैग्नेट। क्यों? मैग्नीशिया टापू पर मिला हमको, तो उसी के बेसिस पर उसका नाम भी रख दिया गया, नाम रख दिया गया उसका मैग्नेट। अब वो जो मैग्नेट था ना, उसमें बड़े गुण भरे हुए थे। एक गुण तो ये देखा गया कि अगर ये मैग्नेट हम ऐसा ले लें, एक ऐसा पत्थर हमने ले लिया, अब इस पत्थर को एक धागे से हम बांध के लटका दें, ऐसा हमने इसको लटका दिया बांध करके, तो इसमें क्वालिटी ये हुआ करती थी कि अगर धागे में ऐंठन नहीं है, धागे में ऐंठन, समझ रहे ना ऐंठन होना, ऐंठन की वजह से ऐसा मुड़ सकता है वो, तो अगर एक ऐसा धागा लें जिसमें कोई ऐंठन ना हो
और उसको हम बांध के लटका दें, तो इसमें एक गुण होता था कि ये हर बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही रुका करता था। हम उसको घुमा के भी छोड़ दें फिर भी वो ऐसे आ जाता, ऐसे कर दो फिर भी ऐसे आ जाता, ऐसे करके छोड़ दो फिर भी वो ऐसे आ जाता। कुछ भी करो उसके साथ में, वो हर बार उसका एक सिरा किधर की तरफ चला जाता था, नॉर्थ डायरेक्शन पे, और दूसरा सिरा उसका हमेशा किस तरफ रुकता था, साउथ डायरेक्शन पे। एक ये प्रॉपर्टी उसके पास थी जिसका नाम हमने रखा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दिशा वाला गुण। ठीक है, एक प्रॉपर्टी उसमें और देखी गई कि अगर हम इसके नजदीक कोई लोहे की ऐसे कील ले आए, कोई आयरन का पीस ले आते हैं, आयरन पीस अगर इसके पास लेके आए तो ये आयरन पीस को ना अपनी ओर खींच लेता था, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था ये आयरन पीस को। और अट्रैक्ट करने के लिए ये मैग्नेट ना इसको छूने नहीं आता था, अपना हाथ नहीं निकालता था पकड़ने के लिए, इसको खींचता नहीं था ये पकड़ करके। और ये कैसे कर लेता था ये वाला काम, नो कांटेक्ट, विदाउट टच किए ये काम कर लेता था। तो जो दूसरी तरफ इसकी पढ़ाई चल रही थी वहां पर हमने इसका बना के रखा था। उन लोगों ने जिन्होंने इसकी स्टडी की, जिन वैज्ञानिकों ने, उन्होंने ये बनाया हुआ था अपना, बताया करते थे वो लोग कि ये मैग्नेट है, और मैग्नेट जहां भी हम लेके जाते हैं, मैग्नेट ये अपने चारों तरफ अपना एक इफेक्ट तैयार करता है। उस इफेक्ट का नाम उन लोगों ने रखा था मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम रखा था उसका? मैग्नेटिक फील्ड उसका नाम रखा था उन्होंने। तो उनका ये कहना था कि हम ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को जहां कहीं भी लेके जाते हैं ये अपना इफेक्ट अपने साथ लेकर चलता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। उस फील्ड का नाम उन लोगों ने रखा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये फील्ड बनाता ही कौन है? मैग्नेट। इलेक्ट्रिक चार्ज ने फील्ड बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। द्रव्यमान ने फील्ड बनाया, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैग्नेट ने फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आयरन पीस आएगा तो ये उसको क्या कर लिया करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, बिना स्पर्श किए। यहां पर भी कोई कांटेक्ट नहीं रहता था, यहां पर भी कोई कांटेक्ट नहीं रहता। तो ये दो गुण हमने इसमें देखे। जब ये दो गुण देखे तो लोगों ने इसका इस्तेमाल और बड़ा अच्छा करना शुरू कर दिया। कैसे उन लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? उन लोगों ने ऐसा मैग्नेट लिया बढ़िया, ऐसा एक मैग्नेट ले लिया, ऐसा ले लिया, और उसको छील दिया अगल बगल से, तराश दिया बढ़िया, और नुकीला सुई जैसी एक आकृति बना दी, ऐसे बना दिया, इस तरीके से ये नीडल बना दिया, और यहां पर बीच में ऐसा बढ़िया एक कील लगा दी इस तरीके से, और इसको इतना फ्री रखा, इतना फ्री रखा कि ये थोड़े से ही फोर्स से घूम जाती है, इतना फ्री। और इसको एक कांच की डिबिया के अंदर बंद कर दिया बढ़िया। कांच की डिबिया, प्लास्टिक की कोई बढ़िया ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, उसकी एक डिबिया बनाई और उसके अंदर बंद कर दिया, जैसा कि ये देख रहे हैं आप। तो ये ऐसा बंद कर दिया। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके भीतर एक सुई जैसी आकृति आपको शायद दिख रही हो, ये मैग्नेट ही है। वो भीतर क्या लगा हुआ है? मैग्नेट। इसको जब हम ऐसा पकड़ेंगे ना, ये इतना फ्री रहती है कि बहुत फ्री रहती है, इसमें कोई बियरिंग नहीं लगा हुआ है, उसके बाद भी बड़ा स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने पाइवट्स लगाए हुए हैं, पाइवट लगाया हुआ है, ऐसा रख दिया है बस इसको। और ये इतना नुकीला बढ़िया बना दिया है। आप बचपन में एक फिरकी बनाते थे, 3 टांगों वाली फिरकी बना लेते थे, और उसके साथ एक कोन बनाते थे, आपको याद होगी, और उस कोन में आगे फिरकी रखते थे और दौड़ लगाते थे। ये फिरकी बड़ी जोर से नाचती थी ऐसा। तो क्यों घूमती थी? क्या बैरिंग लगाया था आपने? लेकिन घूमती तो थी, और इतनी तेज बैरिंग लगाने से नहीं घूमेगी जितनी तेज ऐसे घूमती है। आप पतंग उड़ाते हैं तो जब लटाई का उसको डोरी उसकी लपेटनी होती है, हाथ में ऐसा रखते हो और इतनी तेज नाच सकती है कि बड़ी तेजी से डोरी लिपटती है। तो क्या यहां बियरिंग लगाया आपने? नहीं लगाया। तो इसको क्या बोलते हैं? पाइवट। पाइवट पर हमने उसको रख दिया।
और इतना स्वतंत्र है कि अगर एक बार मैं इसको हिला के ऐसा छोड़ दूं तो 5 मिनट लग जाएंगे इसको ऐसा ऐसा रुकने में, इतना फ्री है ये। ऐसी एक नीडल बना ली हमने, इसको बोला गया मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई। और इसका और एक नाम रख दिया गया स्टैंडर्ड, इसका नाम हमने रख दिया कंपास। क्या नाम रख दिया इसका? कंपास। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये इसको कंपास बोलते हैं। आपको लेबोरेटरी में भी मिलेगा आपकी, ये कंपास है। और कंपास का यूज किसके लिए करने लगे हम लोग? एक तरफ नॉर्थ है और दूसरी तरफ साउथ है। अब आप जहां भी जाइए इसको ले जाइए अपने साथ, जेब में डाल लीजिए, इससे छोटी छोटी आती, आप जेब में डाल लो, बढ़िया, इसको लेते जाओ, कहीं पर भी आप जाओ, दिशा भूल जाओ, इसको रख लो। जैसे इसको रखोगे इसका एक सिरा किधर की तरफ आ जाएगा? नॉर्थ, एक साउथ बता देगा। तो अगर ये नॉर्थ और ये साउथ होगा तो ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं जंगल में फंस जाओ ना, इसको लेते जाओ बस अपने साथ, दिशा का अंदाजा आपको लगता रहेगा। समझ रहे हैं हमारी बात? तो इस काम के लिए वो लोग इसको यूज करने लगे, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए इसका यूज करने लगे, जेब में डाल के घूमने लगे इसको। और इसका क्या काम होता था, देखो ध्यान से। और इसका ये काम होता था कि अगर हम इसके पास कोई मैग्नेट लेके आते थे, मैग्नेट, अगर ये एक दूसरा मैग्नेट हम इसके पास लेके आए, ये बाई चांस मैंने इस मैग्नेट का यहां नॉर्थ पोल लगा दिया, तो ये सुई क्या करती थी? ये ऐसा घूम जाती थी। अगर हम इस कंपास के, इस मैग्नेटिक नीडल के आसपास कोई मैग्नेट लेके नहीं आए हैं तो ये हमेशा किस दिशा में ठहरती थी? नॉर्थ साउथ में। लेकिन अगर इसके नजदीक हम एक मैग्नेट लेके आ गए ऐसा, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आ गए एक दूसरे मैग्नेट का, तो ये क्या करती थी नीडल? ये ऐसा घूम जाया करती थी, घूम जाती थी। और अब इसका साउथ इधर आ जाता था और घूम के नॉर्थ इधर चला जाता था। इस मैग्नेट को हटा लो, फिर से ये सुई अपनी जगह पर आ जाएगी। समझ आ रहे हैं आपको? तो अगर कंपास के आसपास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं लाते हैं तो वो नीडल किधर की तरफ रुकती है? हमेशा नॉर्थ और साउथ में। लेकिन अगर इसके पास में हम एक दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन क्या कर देती है? बदल देती है, घूम जाती है। नॉर्थ लेके आते हैं तो इसका साउथ इसकी तरफ आ जाता है, नॉर्थ दूर चला जाता है। साउथ लेके आते हैं तो नॉर्थ ये ऐसा घूम जाती है, नॉर्थ इसकी तरफ आ जाता है, साउथ इससे दूर हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल एक और काम के लिए करना शुरू कर दिया। किस काम के लिए? ये पहचानने के लिए कि कोई चीज मैग्नेट है या नहीं, इसके लिए भी करना यूज शुरू कर दिया। कैसे? इसके पास अगर मैग्नेट लाएंगे तो ये सुई क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। लेकिन अगर जो चीज हम इसके नजदीक लाए हैं वो मैग्नेट नहीं है, वो लकड़ी है, प्लास्टिक है, कागज है, तो ये क्या करेगा? ये सुई नहीं घूमेगी। कुछ बात हमारी समझ में आई? तो हमने एक कंपास लिया, उस कंपास के पास हम ये एक चीज लेके आए, हमने देखा इसकी नीडल को घूम गई, पहले नॉर्थ साउथ में थी, ऐसा एक चीज लेके आए इसके पास, इसकी सुई नॉर्थ साउथ में थी, लेकिन जब हम ये दूसरी चीज लेके आए ये घूम गई थोड़ा सा। क्या समझ गए आप कि ये क्या चीज है? ये मैग्नेट है। एक दूसरी चीज हम इसके पास लेके आए, अभी ये किस दिशा में है? नॉर्थ साउथ। एक दूसरी चीज हम इसके पास लेके आए, आते गए लाते गए लाते गए, हम देख रहे हैं कितना भी पास ले आओ पर ये अभी भी नॉर्थ साउथ में ही रहती है, ये कोई दूसरी दिशा नहीं पकड़ती। इसका मतलब ये क्या है? ये मैग्नेट है या नहीं? नहीं है। अब आप भी समझने लगे। तो कोई वस्तु चुंबक है या नहीं है, इसकी भी पहचान करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक तो इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करना शुरू कर दिया? दिशा का पता लगाने के लिए। दूसरा हमने किस काम में शुरू कर दिया कि कोई मटेरियल चुंबक है या नहीं है। तो आपने क्या देखा कि अगर
इसके चारों तरफ कोई चुंबक नहीं होगा तो ये किस तरफ ठहरेगी? नॉर्थ साउथ। लेकिन अगर इसके चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, मैग्नेट आएगा, वो अपना इफेक्ट लेके आएगा, वो इफेक्ट इसको क्या कर दिया करेगा? घुमा देगा। लेकिन अगर एक चीज ऐसी जो मैग्नेट नहीं है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा उसके पास। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो इसको घुमा भी नहीं सकता। तो मैग्नेटिक नीडल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से अगर कोई घुमा सकता है तो कौन घुमा सकता है? आंसर है मैग्नेट के द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड घुमा सकता है बस उसको। तो ये चीज सबको याद रहेगी। दो बातें मेन है, आप याद रखिए। पहली चीज, ये एक ऐसा पत्थर था जो कि आयरन पीसेस को बिना स्पर्श किए आकर्षण बल लगा के खींच देता था उसको। इसका मतलब है ये चारों तरफ क्या बनाया करता था? एक फील्ड बनाता था, और उस फील्ड का नाम हमने क्या रखा था? मैग्नेटिक फील्ड। तो उन साइंटिस्ट से मिल करके हमको इतनी बातें पता चली कि ऐसा ऐसा एक पत्थर है, ये उसका गुण है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और बिना टच किए आयरन पीसेस को क्या कर लिया करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। और ये केवल किससे प्रभावित हुआ करेगी? केवल चुंबक से। कंपास के पास कोई चुंबक लाओगे तो ही चलेगी। कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा वही उसको घुमा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक कंपास को घुमा नहीं सकता। ये सब चीज हमको उनसे मिलकर पता चली, वो जो चुंबक के वैज्ञानिक थे, जो लोग ये पढ़ा करते थे। चाइनीज लोग ये ज्यादा करते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें फिर बनाई इससे उन्होंने, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को स्टडी करने का मौका मिला इन सब चीजों के बारे में। अब फिर से हम आ गए अपने यहाँ भाई, जो वो पुरानी बात छोड़ के गए थे, फिर से यहां पर आ गए कि एक्चुअली ये जो चार्ज हमने देखा था, जैसे कि मैंने बताया, इस बात को सबसे पहले देखा कौन से साइंटिस्ट ने था? ऑर्स्टेड ने देखा था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने इसको इस फॉर्मेट में नहीं देखा था। जैसा हमने बताया है ऐसा ही सेम उनको दिखा, ऐसा नहीं था। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने कहानी बनाई, ऐसा सब सिस्टम तैयार किया, आपको बताया हमने कि ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने जिस रूप में देखा था, ऑर्स्टेड जो थे वो मैग्नेटिज्म के साइंटिस्ट नहीं थे, चुंबकत्व के वैज्ञानिक नहीं थे। उनका स्पेशलाइजेशन मैग्नेटिज्म में नहीं था, उनके सब्जेक्ट मैग्नेटिज्म के नहीं थे। उनके जो सब्जेक्ट थे, उनका जो स्पेशलाइजेशन था वो इलेक्ट्रिसिटी में था। वो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट अपना किया करते थे, वैद्युत के प्रयोग किया करते थे, वैद्युत के प्रयोगों से निकाल कर चीजें बताते थे, ये उनका काम था। चुंबक का एक्सपेरिमेंट करना उनका काम नहीं था। लेकिन बाई चांस जब वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल कर रहे थे, उन्होंने सेल लगाई थी, स्विच लगा के रखा था, बाकायदे करंट फ्लो करवाते थे। बाई चांस जहां पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनकी टेबल पर ऐसी एक कंपास पड़ी हुई थी। साइंटिस्ट यार किसी चीज का हो, उपकरण तो उनके पास हो सकते हैं ना। तो ऑर्स्टेड किस चीज के वैज्ञानिक थे? इलेक्ट्रिसिटी के। क्या वो मैग्नेटिज्म के साइंटिस्ट थे? आंसर इज नो, ही वॉज नॉट द साइंटिस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ही हैड द स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिसिटी। उनका तो स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी में था। लेकिन बाई चांस, या हम यूं कहें भाग्य से, किस्मत से, उनकी टेबल पर एक कंपास पड़ा हुआ था। वो बार बार इस स्विच को ऑन ऑफ करते थे, ऑन करते थे, ऑफ करते थे, ऑन करते थे, ऑफ करते थे, और अपना सर्किट में करंट फ्लो कर रहे थे। उनकी टेबल में वहीं पड़ी थी कंपास। तो अचानक से ये करते वक्त उनकी नजर कंपास पे पड़ी, और कंपास पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि कंपास फालतू में पगली आई जा रही है। क्यों? हम तो क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन करते, तो जैसे ही वो स्विच ऑन करते थे ना, यहां पर एक कंपास पड़ी हुई थी ऐसे। जब वो स्विच ऑन करते थे, नॉर्मली जब करंट फ्लो नहीं होती थी तो कंपास का नॉर्थ इधर, साउथ इधर रहता था। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करते थे, करंट फ्लो करते थे, ये घूम जाती थी।
स्विच ऑफ कर देते थे। अब इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा मजा उनको इस पे आने लगा। ही गॉट इंटरेस्टेड कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार, वाई इट इज हैपनिंग विद द कंपास, कंपास के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट लिया और इसके साथ और प्रयोग करने शुरू कर दिए। जब वो स्विच ऑन कर देते थे, करंट फ्लो होती थी, ये सुई घूम जाती थी, ऐसा ऐसे ऐसे जैसे भी घूम जाती थी, जिस तरफ फोर्स लगता था घूम जाती थी, लेकिन घूम जाती थी। स्विच ऑफ कर देते थे तो फिर से नॉर्थ साउथ में, स्विच ऑन करो फिर से दूसरी डायरेक्शन पे, स्विच ऑफ करो फिर से नॉर्थ साउथ। इसका मतलब वो समझ गए कि जब सर्किट में करंट फ्लो होती है उस वक्त कोई ना कोई चीज है जो चारों तरफ इसके बनती है और वो जा करके इस कंपास को घुमा देती है जा करके। उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि एक नई चीज मुझे हासिल हो रही है। उन्होंने इस पर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बैटरी की पोलरिटी बदल दी उन्होंने। अभी इधर प्लस उधर माइनस लगाया, पोलरिटी बदलकर इधर प्लस उधर माइनस कर दिया। अब उन्होंने जब पोलरिटी चेंज कर दी फिर स्विच ऑन किया उन्होंने। जैसे ही स्विच ऑन किया तो अभी अगर कंपास ऐसे घूमती थी तो अब स्विच ऑन करने पर कंपास ऐसा घूमने लगी। मतलब करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी तो कंपास ने अपने घूमने की डायरेक्शन भी क्या कर दी, उल्टी हो गई। इसका मतलब उस पर लगने वाला बल की भी दिशा बदल गई। पर कंपास ऐसे घूम नहीं सकते। कंपास तो बढ़िया पैक है, ऐसे नहीं घुमा सकते आप इसको। इसको घुमाने वाला कौन, कंपास पर किससे फोर्स लगता है, अभी अभी आपने पढ़ा है। कंपास को अगर कोई घुमा सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड घुमा सकता है। कंपास को हमने देखा कि कोई अगर घुमा सकता है तो कौन घुमा सकता है। अब यहां तो हम करंट में बदलाव कर रहे हैं, वैद्युत धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, करंट को ऑन ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद भी मैग्नेटिक कंपास घूम रही है। और उधर हम पढ़ के क्या आए थे कि मैग्नेटिक कंपास को केवल और केवल कौन घुमा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। और यहां मैग्नेटिक कंपास को कौन घुमा रहा है, करंट। ये कैसे पॉसिबल है। तो ऑरस्टेड ने एक प्रेडिक्शन कर दिया, उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा होता है। क्या भविष्यवाणी कर दी? ही हैज मेड अ प्रेडिक्शन दैट करंट इन द सर्किट मेक मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी भी परिपथ में जब वैद्युत धारा बहती है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र। और वो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये सुई घूमती है। अदरवाइज मैग्नेटिक कंपास को और कोई घुमा नहीं सकता। अब आप हाथ में लेगा इसे झटकी दो तो वो घूमी जाए, लेकिन मैग्नेटिक कंपास केवल रख दो, आप फूंक करके कुछ उसमें और ऊटपटांग काम करके आप घुमा नहीं सकते। क्यों? पैक है चारों तरफ। ऐसा भी नहीं कर सकते कि उंगली लगा के हम घुमा देंगे, नहीं कर सकते आप। तो मैग्नेटिक कंपास अगर स्थिर है तो उसको घुमा कौन सकता था? केवल मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, करंट के ऑन ऑफ होने से ये घूम रही थी। तो ऑरस्टेड ने ये प्रेडिक्शन कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सीधे सीधे कि जाहिर सी बात है कि जब भी किसी परिपथ में वैद्युत धारा बहती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये कंपास क्या हो जाती है, घूम जाती है। अब देखिए, दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म। कैसे चालू हो गया सब कुछ, कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हो गया। ऑरस्टेड जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साइंटिस्ट थे, मैग्नेटिज्म से तो उनका कोई लेना भी देना भी नहीं था। उसके बावजूद भी दुनिया के वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। तो ये क्रेडिट इन्हीं वैज्ञानिक को जाता है, ऑरस्टेड को। तो जब भी कभी बात आती है कि सबसे पहले वो वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये बताया था कि करंट चुंबकीय क्षेत्र बना सकती है, तो वैज्ञानिक कौन से थे?
उन्होंने ये देखा, रूल बना दिया, बता दिया और उसके बाद सौंप दिया वैज्ञानिकों को, चुंबकत्व वालों को बुला के कि देखो देखो भैया, हमारा तो क्षेत्र है नहीं, इसको अपना आप समझो। लेकिन इतना अब हम जरूर जानते हैं कि जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसीलिए ये कंपास क्या हो रही है, टर्न हो रही है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कंपास को टर्न कर रहा है यह। तो अब आप ले जाओ इसे और इसके आगे अब आप इसकी स्टडी बढ़ाओ, क्योंकि हम तो इसके वैज्ञानिक हैं नहीं, हमें इलेक्ट्रिसिटी का करने दो अपना। लेकिन ही वॉज द साइंटिस्ट, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who has made the relationship between electricity and magnetism। वैद्युत और चुंबकत्व के बीच का संबंध बनाने वाला यह पहला वैज्ञानिक था, जिसका नाम था ऑरस्टेड। समझ आ गया? तो हमको क्या समझ जाना चाहिए कि वैद्युत धारा क्या बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। फिर बात और आगे सामने आई कि वैद्युत धारा किससे बनती है। वैद्युत धारा खुद किससे बनती है? आवेशों के चलने से, आवेशों के गतिमान होने से। तो कहीं भी आवेश अगर गतिमान है तो उससे क्या बनती है? वैद्युत धारा। तो अभी अभी क्या बताया? वैद्युत धारा क्या बनाती है? चुंबकीय क्षेत्र। और वैद्युत धारा खुद कैसे बनती है? गतिमान आवेशों से। इसका मतलब गतिमान आवेश क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो वही लेसन तो पढ़ रहे हैं हम लोग, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो कहीं पर भी अगर आवेश गतिमान है तो वो क्या बना सकता है अपने चारों तरफ? चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं अभी यहां पर एक रूल लिखे दे रहा हूं। क्या? सिंपल शब्दों में, गतिमान आवेश अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। बना सकता नहीं है, बनाता ही है। तो इसको हमने लिख दिया गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है, अब ये आप याद रख लीजिए। तो एक क्या पढ़ा? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन करंट खुद किससे बनती है? आवेशों के गतिमान होने से। इसलिए हम लिख सकते हैं गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। मूविंग चार्जेस मेक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। अपने चारों तरफ वो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, तो ये किसका एक्सपेरिमेंट रहा? ऑरस्टेड का। और जैसे कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि ऑरस्टेड ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत को किससे रिलेट कर दिया था? सीधे सीधे चुंबक से। उससे पहले तक वैद्युत एक अलग ब्रांच होती थी हमारी पढ़ाई की, फिजिक्स की, और मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच वाले लोग पढ़ा करते थे। लेकिन उनके समय से वैद्युत का रिलेशन किससे बन गया? चुंबक से सीधे सीधे आ गया। अब यहां ये क्यों हो रहा है, इसको देखने की आवश्यकता है। तो अब हम समझ गए इस सर्किट में क्या फ्लो हो रही है? करंट। अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये अपने चारों तरफ क्या बना रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा, उसी चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चलता हुआ आवेश ला दिया। कैसा आवेश रख दिया? चलता हुआ। चलता हुआ मतलब गतिमान, गतिमान आवेश रख दिया। और गतिमान आवेश को इसने क्या कर दिया? मोड़ दिया। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र किस पर बल लगाता है? गतिमान आवेश पर। रुके हुए आवेश पर तो लगाया नहीं था उसने। ध्यान से देखो, इस पूरे सर्किट में आवेश गति कर रहा है, पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। इसके पास रुका हुआ आवेश भी रखा था हमने, इसके पास गतिमान आवेश भी रखा था हमने। लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र जो बना था इसके चारों तरफ, इसमें से किस वाले जो चुंबकीय क्षेत्र था उसने किस प्रकार के आवेश पर बल लगाया था? गतिमान आवेश पर। रुके हुए आवेश पर बल इसने नहीं लगाया। तो चुंबकीय क्षेत्र किस पर फोर्स अप्लाई करेगा? रुके हुए आवेश पर कि गतिमान आवेश पर? गतिमान आवेश पर। हम चाहें तो ये रूल भी लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र
गतिमान आवेशित कण पर ही बल आरोपित करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो गतिमान आवेशित कण पर ही बल आरोपित करता है। और यहां पर भी देखिए, इसके लिए टच करने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये भी किस प्रकार का बल है? फील्ड फोर्स है। तो अब हमारे पास कितने प्रकार के फील्ड हो गए? 3। ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स लगा सकता है, नो कांटेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अप्लाई कर सकता है, नो कांटेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगा सकता है, नो कांटेक्ट। और एक अजीब चीज देखिए, बढ़िया, अजीब नहीं, बड़ी अच्छी। क्या? इनमें ईमानदारी बहुत है यार, कैसे ऑनेस्ट बहुत है ये। एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पर ही बल लगा सकता है। जिसके पास द्रव्यमान नहीं है वो नहीं लगाता फिर बल। एक रुका हुआ आवेश रुके हुए आवेश पर ही बल लगाता है। और आज धारा से क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र। और धारा खुद कैसे बनी? गतिमान आवेश से। गतिमान आवेश ने क्या बनाया? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र ने क्या कर दिया? गतिमान आवेश पर बल लगाया। तो एक गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और वो दूसरे गतिमान आवेश पर क्या लगाएगा? बल। रुका आवेश रुके आवेश पर बल लगाता है, पर चलता हुआ आवेश चलते हुए आवेश पर ही बल लगाता है। बड़ी ईमानदारी से रुके हुए आवेश को मना कर देता है कि तुम रुके हो, हम तुम पर फोर्स नहीं लगाएंगे। देख रहे हैं ना आप? तो ये पार्टिकल्स ऐसे हैं, ये फील्ड ऐसे हैं जो अपने जैसे नेचर वाले दूसरे पार्टिकल को पहचान लेते हैं, और अगर उस पार्टिकल के पास इनके जैसा नेचर है तो ही वो उस पर बल लगाते हैं, नहीं तो उस पर ये बल नहीं लगाया करते। कुछ बात हमारी आपको समझ आ रही है? तो अब आपके पास, आपके दिमाग में कितने तरह की फील्ड आ गए? 3। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, और आज एक तीसरे प्रकार का फील्ड पता चला, इसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है? मैग्नेट से या इलेक्ट्रिक करंट से? एक क्वेश्चन फिर से आ गया सबके मन में कि मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है? मैग्नेट से बनता है या करंट से बनता है? दोनों से बनता है, एक ही से बनता है, बस करंट से। मैग्नेट से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। तो आप सोचेंगे लई तो यहीं पे गिरा हो खसो, और आप कह रहे हो कि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। दिस इज ट्रू, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कैसे? सोचिए, अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट भी तो एक मटेरियल है, आयरन का या कोबाल्ट का, निकल का बना होगा। अगर ये इस मटेरियल का बना है तो ये किससे बना होगा? छोटे छोटे अणुओं से बना होगा। इसके अंदर छोटे छोटे अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। वो मॉलिक्यूल किससे बने होंगे? परमाणुओं से, एटम्स से। एटम्स के भीतर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है या नहीं है? और इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करता है? चलता है, गति करता है। तो ये जो मैग्नेट हो, मैग्नेट भी है ना, मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट के अंदर भी क्या है? आवेशित कण है। और वो आवेशित कण लगातार क्या करते हैं? चलते हैं, लगातार गति करते हैं, और उनके गति करने की वजह से क्या बनता है? तो मैग्नेट से नहीं बनता यार, भूल जाइए। अभी भी नहीं समझ में बात आई आपको? नहीं समझ में आया? आ गया अब समझ में? अब ये बात हम सबको हैरान करती ही है, जैसा आपको कर रही है, कि ये कहना कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से नहीं बनता। मैग्नेट से बनता है, वो हमको दिखता है बाहर से। अदरवाइज मैग्नेट के भीतर भी मैग्नेटिक फील्ड है। इसके पीछे सीक्रेट क्या है? इसके पीछे रहस्य वही इलेक्ट्रॉन ही है, वो चार्ज पार्टिकल ही है। क्योंकि मैग्नेट भी मटेरियल है,
मटेरियल मॉलिक्यूल से बना, मॉलिक्यूल्स के भीतर एटम्स हैं, एटम्स के भीतर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, और आवेशित कण लगातार क्या करता है, गति, और उसके गति करने से ही क्या बनता है। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, मैग्नेट से या करंट से, करंट से। समझ में आ गया। तो आवेशों के गति करने से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा या चुंबक से बनेगा। चुंबक तो उसका एक माध्यम है कि हमको, क्योंकि भीतर की चीज दिखती नहीं है, तो हम उसी को बोल देते हैं कि इससे बनता है। समझ में आया। एक रस्सी को किसी चीज में बांधो, टेबल में, दरवाजे में, और पकड़ के उसको खींच लो। किसने बल लगाया, हम तो बोलेंगे आपने लगा दिया, लेकिन एक्चुअली किसने बल लगाया, रस्सी के तनाव बल ने लगाया। लेकिन हमको दिखता है जो, हम तो वो बोलते हैं ना। यहां पर भी हमको क्या दिखता है कि मैग्नेट ने लगाया, पर एक्चुअली ये काम किसका है, मैग्नेट के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कि आवेशित कण है, और बेचारे रातों दिन चक्कर लगा रहे हैं, रातों दिन गति में है, वो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। तो सब भूल जाइए, इलेक्ट्रिक करंट मेक मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्जेस कैन मेक मैग्नेटिक फील्ड। गतिमान आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। अभी भी नहीं समझ में आई बात आपको। तो ये सारा कुछ, दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस। आज के बाद जब भी कहीं आपके घरों में तार हैं, उनमें जब करंट फ्लो होती है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता ही है। बेशक बेशक बनता है, कहीं भी तार लगा है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर आप कंपास पा जाएं, ले जा करके देखें क्या वो घूमता है, चेक करके देखिए। ठीक, खैर ये सब चीज हमने पढ़ी, और अब हमने देखा। अब हम देखते क्या है, ये बात सबको समझ में आ गई। रुका हुआ आवेश किस पर बल लगाएगा, रुके चार्ज पर, और चलता हुआ आवेश रुके हुए आवेश पर बल नहीं लगाएगा, चलते हुए आवेश पर लगाएगा। इसमें अब हम देख रहे हैं कि आवेश जो होता है वैद्युत क्षेत्र भी बना सकता है, और आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी बना सकता है। वैद्युत क्षेत्र कैसा आवेश बनाता है, स्थिर आवेश, और चलता हुआ आवेश क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बनने के लिए क्या जरूरी है, उसके पास नेट चार्ज का होना बहुत जरूरी है। जिसके पास नेट चार्ज है और वो रुका हुआ है, तो वो केवल क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र। देखो यहां पर भी थोड़ी सी चीजें स्ट्रेंज हो सकती हैं, और आपको समझने की आवश्यकता है। आगे फिर मिलेगा, फिर समझेंगे, अभी जरूरत है समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र बनने के लिए क्या जरूरी है, नेट आवेश। नेट आवेश जरूरी है। चुंबकीय क्षेत्र बनने के लिए नेट आवेश जरूरी है क्या, नेट आवेश नहीं था, नेट आवेश जीरो था। केवल चार्ज का क्या होना जरूरी है, चलना जरूरी है। तो नेट आवेश है या नहीं है, चार्ज अगर चलेगा तो क्या बना सकता है, चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा। और अगर कहीं नेट आवेश है तो वो क्या बना लेगा, वैद्युत क्षेत्र। अब हमने दोनों को मिक्सअप कर दिया। अगर हमारे पास नेट चार्ज भी है और हमने चला भी दिया है उसको, यहां केवल नेट चार्ज था, रुका था, वहां नेट चार्ज नहीं था लेकिन चल रहा था। दोनों में एक चीज थी, एक नहीं थी। ध्यान से देखो, नेट चार्ज और चलना, ये दो बातों को बताइए मुझे। इसके पास नेट चार्ज है कि नहीं, इसके पास है, तो क्या चल रहा है, इसलिए केवल क्या बना पाता है, वैद्युत क्षेत्र। इसके पास नेट चार्ज है क्या, नहीं, चल रहा है क्या, चल रहा है, तो ये क्या बना पाता है। अब हमने एक ऐसा चार्ज लिया ना, नेट चार्ज भी हो और दौड़ा भी दिया उसको, अब क्या होगा, आंसर है नेट चार्ज की वजह से वो क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र, और चलने की वजह से वो क्या बनाएगा, तो दोनों बना सकता है। लेकिन याद रहे कब कौन सा चार्ज क्या बनाएगा। नेट चार्ज है, फिर से बताइए मुझे, नेट चार्ज है पर चल नहीं रहा है, क्या बना सकता है, वैद्युत क्षेत्र। वेरी गुड। एक दूसरी जगह पर नेट चार्ज नहीं है पर चार्ज चल रहा है, क्या बना सकता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तीसरी जगह नेट चार्ज भी है, दौड़ भी रहा है, तो क्या बन जाएगा,
वैद्युत क्षेत्र भी बन जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। दोनों प्रकार के फील्ड बना सकता है ऐसा चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये चीज। तो वैद्युत क्षेत्र भी फोर्स अप्लाई करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। एंड आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आती है। आप जानते हैं इन दोनों के द्वारा फोर्स लगाने का तरीका तक अलग अलग है। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र भी क्या करता है, बल लगाता है कि नहीं लगाता, लिखा था हमने यहां पर, कैन बी अप्लाइड। चुंबकीय क्षेत्र भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन इन दोनों के फोर्स लगाने के तरीके तक अलग अलग हैं। कैसे तरीके अलग अलग हैं, एक छोटी सी चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं। तरीका कैसे अलग अलग है इनका। हमने क्या किया, वैद्युत और चुंबकीय, हमने यहां पर एक लगा दी पॉजिटिव प्लेट और यहां पर हमने एक लगा दी नेगेटिव प्लेट। तो ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आप जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब यहां पर हमने एक आवेश इसमें एंटर करवा दिया, ये एक चार्ज पार्टिकल हमने इस पे एंटर करवा दिया। ये वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में आवेशित कण पर बल लगाता है ना, आपको याद होगा धनावेश अगर है तो। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इस पर अपनी डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है। तो जैसे ही इसने एंटर किया, वैद्युत क्षेत्र की तरफ बल लगाना शुरू कर दिया। प्रवेश हमने ऐसा करवाया, बल ऐसा लगने लगा, गति की दिशा के लंबवत। और जब भी किसी कण पर उसकी गति की दिशा के लंबवत बल लगता है, वो उसको मोड़ देता है। अब ये क्या हुआ, पार्टिकल ऐसे घूमा और घूम करके ऐसा जाना शुरू कर दिया इसने। ये किसके भीतर की बात मैं कर रहा हूं, ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, देखो हमने देखा कि इसने क्या किया, इसने किया ये इसको मोड़ दिया और अब ये इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। जितनी देर तक ये चार्ज पार्टिकल वैद्युत क्षेत्र के अंदर चलता है, उतनी देर इसकी स्पीड लगातार क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। तो स्पीड इसकी अप होते जाती है। और एक बार ये ऐसे मुड़ा, आगे फिर ये सीधे ही निकल जाता है, मुड़ता नहीं है। लेकिन अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, बाई चांस यहां पर हमने करंट ऐसे फ्लो करवा दी, ये करंट की डायरेक्शन, क्या आप पहचानते हैं इस दिशा को, करंट इस दिशा में बह रही है। बताइए कैसे बह रही करंट, ये सब वेक्टर में बताया गया आपको क्लास 11th में कि अगर एक पॉइंट बनाएंगे तो डायरेक्शन आपकी तरफ है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। और अगर हम एक क्रॉस बनाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत धारा की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, क्योंकि वेक्टर को तीर से बनाते हैं और तीर का अगला सिरा कैसा होता है, नुकीला, और पीछे के सिरे पर ऐसे फेदर्स लगे रहते हैं। तो ये करंट की डायरेक्शन है, आपकी ओर ऐसा करंट आ रही है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ। अब यहां पर भी हमने एक चार्ज पार्टिकल एंटर करवा दिया। करंट ने चारों तरफ क्या बना के रखा है, चुंबकीय क्षेत्र। भूल गए, चुंबकीय क्षेत्र बनाया और उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या कर दिया, इस चार्ज पार्टिकल को प्रवेश करवा दिया। अब ये क्या करता है, ये ऐसे जब जाता है मुड़ जाता है, ये भी और मुड़ गया और मुड़ गया और मुड़ गया और मुड़ गया और बेचारा फंस गया। बड़े आराम से वो ऐसा जा रहा था, लेकिन करंट ने अपने चारों तरफ क्या बना के रखा था, चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र ने इस पर फोर्स लगाया बिना कांटेक्ट के, और ये चार्ज पार्टिकल जिंदगी भर के लिए फंस गया जब तक करंट बहेगी। बस ये ऐसे ही हो रहा है। अब ये क्या होता है, इस पे हमने देखा यहां पर इसका वेग था v, यहां पर इसका वेग है v, यहां पर इसका वेग है v। तो हमको एक बात पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं कर रहा है, स्पीड को इंक्रीज नहीं कर रहा है, स्पीड में कोई चेंज नहीं करता, लेकिन गोल गोल घुमाता ही रहता है, फिर उसको छोड़ता नहीं है। ये उसको ट्रैप कर लेता है
ये क्या करता है? टर्न करते रहता है। टर्निंग इफेक्ट हमको इसमें देखने को मिलता है। अब आप ये मुझे बताएं, क्या वैद्युत क्षेत्र भी चार्ज पार्टिकल पर टर्निंग इफेक्ट देता है? फिर से एक बार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? जैसे ही चार्ज पार्टिकल प्रवेश किया, अपनी दिशा में बल लगाया, मोड़ा, मोड़ करके सीधे अपनी तरफ चलाना शुरू कर दिया। अब जितनी देर तक इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बस ये इसी दिशा में जाता रहेगा। अब आगे जाके मुड़ेगा नहीं है, तो आगे जाके मुड़ नहीं रहा, लेकिन स्पीड लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है इसकी। समझ रहे हैं आप हमारी बात? इसमें क्या हो रहा है? स्पीड नहीं बदल रही है, लेकिन लगातार ये हो क्या रहा है? लगातार मुड़ रहा है। तो वैद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहां कौन सा फील्ड बना था? मैग्नेटिक फील्ड। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, और यहां ये कौन सा फील्ड था? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता? स्पीड नहीं बढ़ाता। तो क्या पार्टिकल को टर्निंग इफेक्ट देता है? टर्निंग इफेक्ट देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? उसकी स्पीड बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? चार्ज पार्टिकल की बढ़ाता है। क्या चार्ज पार्टिकल को टर्निंग इफेक्ट देता है? मुड़ता है कि नहीं मुड़ता? आंसर है उसको टर्निंग इफेक्ट नहीं देता। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, यहां तो मुड़ा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर टर्निंग इफेक्ट का होता, अगर आपका नेचर पढ़ने का है, तो आप एक बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, 1 दिन पढ़ते हो, 10 दिन पढ़ते हो, 365 दिन पढ़ते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर टर्निंग इफेक्ट देने का होता, तो ये एक बार केवल ना मुड़ता, और मुड़ता आगे चल करके, यहां मुड़ता, फिर और मुड़ता, फिर और मुड़ता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर टर्न करना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या करना है? स्पीड को बढ़ाना है। समझ रहे हैं आप? एक बार टर्न हुआ तो वो तो बेटा होगा ही। कोई ऐसे दौड़ के आएगा, उस पर हम ऐसा फोर्स लगाएंगे तो एक बार तो टर्न होगा ही, वो होगा। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्निंग इफेक्ट शो करता है कि नहीं करता? नहीं करता। और अगर आपको लगे करता तो है, तो फिर याद कर लेना कि अगर ये करता है तो क्या एक ही बार करे खातिर है का? बस जो हम पढ़ाते हैं, तो हम 1 दिन पढ़ाते हैं, 2 दिन पढ़ाते हैं, 365 दिन पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? इस पेन का काम चलना है, 1 दिन चलता है, 10 दिन चलता है, 50 दिन चलता है इसका काम। इसके अलावा और तो कोई काम नहीं है ना इसका। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर टर्निंग इफेक्ट देना होता, तो ये एक बार टर्न करता, फिर दूसरी बार करता, फिर तीसरी बार करता, चौथी बार करता, और ये भी इसको टर्न करता रहता। लेकिन एक बार किया, उसके बाद मुड़ना बंद कर दिया इसने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्निंग इफेक्ट नहीं देता, पर स्पीड बढ़ाता है। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं बढ़ाता, लेकिन टर्निंग इफेक्ट देता है। तो आप देख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र भी आवेश पर बल लगाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी आवेश पर बल लगाता है, लेकिन दोनों के द्वारा आवेश पर लगाए जाने वाले बलों का तरीका तक अलग अलग है, मेथड तक अलग अलग है। एक स्पीड बढ़ाएगा तो दूसरा मुड़ने का काम करेगा। समझ रहे हैं? तो ये इनका मेथड है। इस तरह से आज आपने क्या क्या बातें पढ़ी? आज हमने पढ़ा कि जो गतिमान आवेश होता है वो क्या बनाता है? अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? दूसरे गतिमान आवेश पर ही बल लगाता है बिना टच किए। और यह भी एक प्रकार का फील्ड है जिसका नाम रखा गया मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स एक प्रकार का फील्ड फोर्स है जो बिना टच किए लग जाता है। तो अब तक हमारी पढ़ाई में कितने फील्ड आ चुके? 3। अभी तक, आज से पहले तक हम 2 जानते थे, आज तीसरा भी सीख गए। कहां से उसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे उसको हमने एक दूसरे से जोड़ा, और वो कौन से वैज्ञानिक रहे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को चुंबक से जोड़ दिया, और स्टेट। इसके पहले तक इलेक्ट्रिसिटी को हम फिजिक्स के एक अलग ब्रांच की तरह पढ़ा करते थे, और मैग्नेटिज्म को एक अलग ब्रांच की तरह पढ़ा करते थे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यार एक दिन ऐसा आएगा जब हमें फिजिक्स की एक दूसरी ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी को फिजिक्स की एक दूसरी ब्रांच मैग्नेटिज्म से कनेक्शन देना पड़ेगा इन दोनों को, कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है।
और चुंबक का मेन रीजन कौन बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा गया होगा पहले, लेकिन हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है? मैग्नेट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड से? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से बनता है, करंट से बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से नहीं बनता, करंट से बनता है, मूविंग चार्जेस से बनता है। हो सकता है, हो रहा है, तो क्या किया जाए? पढ़ाई है, करनी ही पड़ेगी। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। एंड आई होप कि आज जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, आपको बातें समझ में आई हैं। अब देखना यह है, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो यह पढ़ेंगे कि अगर एक चुंबकीय क्षेत्र आवेशित पर बल लगा सकता है तो कितना बल लगाता है। अब आगे की पढ़ाई यहां से स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।